हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल स्टडीज क्लास 7 चैप्टर 4 न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट। तो इस चैप्टर में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है, वो यहाँ लिखा हुआ है, द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइड द कैपिटल एंड द टाउन्स एट द फ्रंटियर्स। यानी कि जो राज्य किंगडम है उसको अपनी जनता की रक्षा करनी चाहिए, सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि हर जगह पर, चाहे युद्ध का मैदान ही क्यों ना हो। अपनी जनता को हर तरीके की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो बाहर से आक्रमण हो या कोई कैलेमिटीज यानी कि दैवीय विपदा हो, जैसे तूफान, बारिश, बाढ़ आ जाना। साथ ही साथ कल्टीवेटेबल लैंड का ख्याल रखना चाहिए, माइंस का, टिम्बर फॉरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए, एलिफेंट फॉरेस्ट यानी कि वो जंगल जहाँ हाथी रहते हैं, और साथ ही साथ पशुओं का भी ख्याल रखना चाहिए। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि ऑल इन ऑल राजा को अपने देश का पूरा ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो किसी तरीके से हो। आप इस इमेज में देखिएगा, ये एक जगह है राजगृह, जिसको अभी राजगीर कहा जाता है, ये बिहार में है। ये महाजनपद की एक जगह है, ठीक है, जिसमें अब सिर्फ ये जो स्टोन्स हैं ये बचे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, जनपद और महाजनपद क्या होता है, और गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिकॉल इन द अर्ली सेकंड मिलेनियम बीसीई। सेकंड मिलेनियम का मतलब होता है, मिलेनियम का बेसिकली मतलब होता है 1000 साल। तो 2000 साल पहले की बात है ईसा से। इंडस सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यहाँ पर पहला यानी कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहर बनना। ठीक है स्टूडेंट, पहला शहरीकरण हुआ था यहाँ पर। सम ऑफ इट सिटीज वर अबेंडेंड। अब यहाँ पर ज्यादातर जो सिटीज हैं वो खाली हो चुकी हैं, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर लोग कैसे रहते थे, गांव में लोग कैसे रहते थे, और यहाँ पर जो धीरे धीरे शहर बने थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो कहाँ गायब हो गए। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप देखिएगा, इस सिविलाइजेशन में मार्केट भी था, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग भी रहते थे। जैसे मेटल स्मिथ हो गया, जो धातु का काम करते हैं, मेटल का या लोहे का काम करते हैं, उसको कहते हैं मेटल स्मिथ। पॉटर्स, बर्तन बनाने वाले, घर बनाने वाले, सिलाई करने वाले, क्राफ्ट्स पीपल या कलाकार, ये सब कुछ कारीगर वगैरह सब यहाँ रहते थे, ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही साथ यहाँ का सैनिटेशन सिस्टम कैसा था, सफाई कैसे होती थी, यहाँ प्रशासन कैसे चलता था, तो ये सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये इमेज देखिए, इस इमेज में भारत का नक्शा दिया गया है, जो गंगा के मैदान के पास का है, जहां महाजनपदास बसे हुए थे। स्टूडेंट, जनपद का मतलब होता है जिला या डिस्ट्रिक्ट, और महाजनपद का मतलब होता है जब कई सारे राज्य, छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा राज्य बना लेते हैं, ठीक है। So, first millennium BCE, a vibrant new phase of urbanization began in the गंगा प्लान्स। यानी कि फर्स्ट मिलेनियम बीसी की लगभग गंगा प्लेन्स के आसपास अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण होना शुरू हो गया, जिसको सिंधु या इंडस घाटी का भी कहा जाता है, उसके पास के एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पर दो सोर्सेज से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन से, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो खुदाई की, जमीन में से जो निकाला, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ हमें लिटरेचर से इंफॉर्मेशन मिलती है। लिटरेचर मतलब साहित्य, इसका मतलब होता है किताबें, जैसे वैदिक वेदों से, बुद्धिस्ट लिटरेचर से या जैन लिटरेचर से हमें इस अंपायर या अर्बनाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारा जो टॉपिक है वो जनपद एंड महाजनपद है। जनपद का मतलब अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो डिस्ट्रिक्ट होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया के बारे में यहाँ बात हो रही है। बेसिकली एज पीपल फॉर्म क्लेन्स और ग्रुप। क्लेन्स का मतलब होता है कबीले, समुदाय, ठीक है। कई सारे लोग मिलकर क्लेन्स बनाते हैं, ठीक। इनकी जो लैंग्वेज है वो कॉमन है, जो प्रथाएं हैं या कस्टम है या कल्चर है वो सेम है इनका। सो ये जो जनपद है इस पर रूल कौन करता है, राजा, ठीक है स्टूडेंट। इसको जनपद जो वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है, जिसका मतलब है जना यानी कि पीपल, एंड सेट फोर्ट
यानी जहां बहुत सारे लोग रहते हों उसको कहते हैं जनपद। जनपद में क्या है स्टूडेंट के ट्रेड नेटवर्क बहुत एक्सपेंड है, यानी कि जो बिजनेस है, ट्रेड व्यापारी हैं वो बहुत अच्छे से बिजनेस करते हैं। सम ऑफ दोज अर्ली स्टेट्स हैड मर्ज टुगेदर, यानी कि कई सारे जो राज्य हैं, छोटे राज्य, वो आपस में मिलकर एक महाजनपद बनाते हैं, बड़ा राज्य जिसको कहते हैं महाजनपदास, यानी कई सारे जनपद को मिलकर महाजनपद बनाया जाता है। तो यहाँ कितने जनपद हैं? लगभग 16 जनपद बताए गए हैं यहाँ पर। और एक्सटेंडिंग फ्रॉम गंधारा, गंधार से लेके नॉर्थ वेस्ट तक या अंगा तक, अश्मिका तक, यानी कि सेंट्रल इंडिया तक ये महाजनपद फैले हुए हैं, जो गोदावरी नदी तक फैले हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जनपद बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो महाजनपद है ये छोटे जनपदों से मिलकर बना है, स्मॉल जनपदास से मिलकर ये महाजनपद बनाया जाता है। सबसे बड़ा महाजनपद, ये सबसे ताकतवर राज्य कौन सा है? मगध, कोसाला, वत्सा और अवंती, ये कई सारे जनपद हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस बारे में हमें महाभारत में भी पता चलता है और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। ठीक, सो महाजनपदास कैपिटल जो है ना, इसकी इमेज भी दिखाई है, बताया गया है कहाँ पर है। ये जो जनपद होते हैं ये फोर्टिफाइड होते हैं। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किलेबंदी, यानी कि हर जो एरिया है वो मजबूत दीवारों से घिरा होता था। विद अ मोट रनिंग आउटसाइड द फोर्टिफिकेशन, मोट का मतलब होता है स्टूडेंट जो दीवारें हैं, यानी कि जो किला है उसके चारों तरफ एक खाई होती थी, एक गहरा गड्ढा जिसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे ताकि कोई दुश्मन या शत्रु अटैक ना कर सके। ठीक है, और जो गार्ड हैं वो यहाँ पर कंट्रोल करते थे, यानी वो सुरक्षा करते थे इस जगह की। सो बेसिकली जो मॉडर्न सिटीज है दैट आर ऑफन 2500 ईयर्स ओल्ड, जो मॉडर्न सिटी है वो कितनी पुरानी है हमारे देश में? लगभग 2500 साल पहले। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, डेमोक्रेसी का मतलब पता है आपको स्टूडेंट? लोकतंत्र, यानी कि जनता का राज, एक ऐसा राज जहां जनता वोट देकर अपने नेताओं को चुनती है। तो ऐसे ही पहले भी होता था। पहले जो राजा था वो सभा और समिति से डिस्कस करने के बाद कोई भी डिसीजन लेता था। अब ये सभा और समिति क्या है? बेसिकली सभा और समिति के बारे में वेदों में लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही साथ ये एक संगठन होते हैं, जो एल्डर हैं, बड़े हैं, उनकी एक कम्युनिटी है, उनका एक ग्रुप है जो राजा को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये सभा और समिति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप इस इमेज में देखिएगा कि ये जो महाजनपद हैं वो गोदावरी नदी के आसपास तक फैले हुए हैं। अब आप 16 महाजनपद हैं, इनकी लिस्ट बनाइएगा स्टूडेंट और हमें कमेंट में बताइएगा। सो अ गुड रूलर वॉज सपोज टू टेक द एडवाइस फ्रॉम दोज असेंबलीज, यानी कि सभा और समिति से राजा एडवाइस लेते हैं और उसके बाद अपना शासन चलाते हैं। अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट एन इनकॉम्पिटेंट रूलर कुड बी रिमूव्ड बाय द असेंबली, अगर कोई राजा अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, या वो जनता का भला नहीं कर सकता है, तो ये सभा और समिति उसको हटा देते थे और उसकी जगह कोई दूसरा राजा बना देते थे। ठीक है, तो हमने ये डेटा रिमेंबर रखना है स्टूडेंट। सभा और समिति क्या होता है, महाजनपद क्या होता है, ये सब हमें देखना है, याद रखना है। So in their political system, the Mahajanpadas expanded the basic principle of the Janpadas. जो महाजनपद हैं वो क्या है? जनपद के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। Some were in effect monarchies. ठीक है, मोनार्कीज क्या होता है? राजतंत्र, राजा, यानी कि एक ऐसा देश जहां राजा या एक व्यक्ति राज करता है, जहां पे इलेक्शन नहीं होता है। सो राजा वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी, यानी कि जो राजा है वो ही सबसे ताकतवर होगा, और जिसकी सपोर्ट कौन करेगा या सहायता कौन करेगा डिसीजन लेने पे? मिनिस्टर्स, मंत्री, या असेंबली ऑफ एल्डर, जिसको सभा और समिति कहा जाता है। हिज पोजीशन वॉज हेरिडेटरी इन द सेंस, इसका मतलब ये हुआ कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है,
राजा वुड यूजली बी द सन ऑफ द प्रीवियस वन। राजा कौन होगा? जिसका पिता राजा होगा। अब इनके काम क्या होते हैं राजा के? टैक्स कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, फोर्टिफिकेशन करवाना, अपने जो राजधानी है उसकी सुरक्षा करना, आर्मी को मेंटेन करना, आर्मी को सैलरी देना, उनको वेपन्स देना, साथ ही साथ उनके कपड़ों का ख्याल रखना, उनके खाने का ख्याल रखना। प्रेजेंट टाइम में बिहार में मगध, पुराना ये मगध पुराना नाम है, और मगध कहाँ पर है? बिहार में। कोसाला कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। और अवंती मध्य प्रदेश में। तो ये बहुत पावरफुल स्टेट्स थे, यानी बहुत पावरफुल राज्य थे। अब ये जो महाजनपदा है, 2 महाजनपदा कौन कौन से हैं? एक वज्जी और एक मल्ला। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 महाजनपदा बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं। द सभा और समिति हैड मोर पावर। यहाँ पर सभा और समिति बहुत ताकतवर हैं। ये दोनों संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशन बहुत ताकतवर हैं और ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, और अगर आवश्यक हो तो वोट के थ्रू भी काम किया जाता है, यानी वोटिंग भी होती है। एक तरीके से यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक, और राजा का सिलेक्शन वोट के थ्रू होता है। दिस मीन्स दैट दोज महाजनपदास विच वर कॉल्ड गणास। अब महाजनपदों को क्या कहा जाता था? गणास और संघास, यानी गण और संघ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ जो डिसीजन लिया जा रहा है वो कौन ले रहा है? सभा और समिति। देयर फंक्शन माइट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। तो जिस जगह वोट के थ्रू या वोट के जरिए कोई काम होता हो उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक सिस्टम। इनफैक्ट आप देखिए स्टूडेंट, ये जो इमेज है, इस इमेज में कई सारी चीजें दिखाई गई हैं। आप पता लगाइए ये कहाँ पर है और ये क्या है। ठीक है स्टूडेंट, हालांकि इसके नीचे लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। सो इस एरिया को, यहाँ के जो राजा हैं, इनको अर्ली रिपब्लिक कहा जाता है। गण का मतलब होता है गणास, गणास मतलब रिपब्लिक। एक ऐसा तंत्र जहां पर राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो वोट से चुना जाएगा वही राजा बनेगा। अब स्टूडेंट, इसमें एक वर्ड लिखा है मोर इनोवेशन, यानी कि नए नए आविष्कार, या कौन से ऐसे आविष्कार हुए। चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे आपने ग्रेड 6 में कल्चरल रूट्स में पढ़ा होगा कि यहाँ पर कई सारे स्कूल ऑफ थॉट थे, जैसे वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन, जैन स्कूल ऑफ थॉट। यहाँ पर धर्म या रिलीजियस वर्ड यूज नहीं किया गया है, बल्कि स्कूल ऑफ थॉट वर्ड यूज किया गया है। यहाँ पर दो स्कूल, ये स्कूल क्या करते थे? बेसिकली ये स्कूल लिटरेचर के थ्रू अपने विचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, चाहे अपने देश में ही हो या किसी दूसरे देश में। ठीक है, पिलग्रिमेजेस क्या होता है? तीर्थयात्री। तीर्थयात्री भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और इन स्कूल्स ऑफ थॉट का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजी, यानी कि शहरीकरण, शहर जो बनते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करना कंपलसरी होता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो तांबा एंड ब्रॉन्ज इसमें एक्सपर्ट थे, यानी कि कांसा और कॉपर यानी तांबा, इसके जो चीजें बनती हैं उसमें एक्सपर्ट थे बनाने में। और साथ ही साथ ये लोग आयरन मेटलर्जी में भी एक्सपर्ट थे। मेटलर्जी क्या होती है? जो मेटल का काम करते हैं। एंड शेपिंग आयरन वर एक्चुअली परफेक्टेड फ्रॉम द अर्ली सेकंड मिलेनियम BCE, यानी कि ये जो भी लोहे का या तांबे का या ब्रॉन्ज का कुछ भी बनाते थे वो बहुत अच्छा बनाते थे। जो भी टूल्स बनाते हैं, या आयरन टूल्स हो गया, या हथियार हो गए, सोर्ड हो गया, स्पीर्स हो गए, एरोज हो गए, भाले। स्पीर्स का मतलब होता है स्टूडेंट भाले, तलवार, भाले, तीर या शील्ड्स, ये सब बनाते थे। How frequent our intense it was, of course, is impossible to tell. So basically हम ये नहीं बता सकते कि ये कितने एक्सपर्ट थे, लेकिन फिर भी अभी तक हमें जो मिला है, इतिहासकारों ने जो हमें बताया है, उसके हिसाब से ये लोग बहुत एक्सपर्ट थे मेटलर्जी में। सच मिलिट्री कैंपेन्स बट ओकेजनली अलायंसेस टू। तो कई बार इस मेटल का यूज युद्ध में भी किया जाता था। ठीक है स्टूडेंट, और इसके अलावा क्या इनोवेशन हुआ है? सिक्के, कॉइन्स बनाने का काम बहुत हुआ है इस रीजन में। द फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर।
भारत में जो पहला सिक्का बनाया गया वो चांदी का बनाया गया। चांदी क्या होती है? एक सॉफ्ट मेटल होता है और जिसको पंच किया जाता है। पंच मतलब उस पे मोहर लगाई जाती है। इसको कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन। पंच मार्क्ड कॉइन, जिससे वो सिक्के की पहचान होती है। फिर उसके बाद कॉपर के, गोल्ड के और कई सारे मेटल के सिक्के बनने लगे और ये सिक्के सब जगह यूज किए जाते थे। सो आप स्टूडेंट इस लिस्ट में बताइएगा कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन सी है और सेकंड अर्बनाइजेशन कौन सी है और ये अर्बनाइजेशन किस किस एरिया में थी। अब स्टूडेंट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द वर्णा या जाति सिस्टम। वर्णा या जाति सिस्टम क्या होता है? ठीक है, वर्ण क्या होता है और जाति क्या होती है। सो बेसिकली भारत का जो समाज है उसमें कई सारी जातियां हैं और वर्ण है। तो वर्ण कितने होते हैं? 4। ठीक है स्टूडेंट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। ठीक, अब इन वर्णों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो काम के अनुसार किया गया है। दिस कुड बी डिफरेंट ग्रुप कंसर्न विद गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियन, एजुकेशन, ट्रेड, टाउन प्लानिंग, फार्मिंग, क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड ऑल काइंड ऑफ अदर प्रोफेशन। तो इन सब का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। स्टूडेंट आपकी इमेज देखिए, इसमें कई सारी जो मूर्तियां बनी हैं पत्थरों की, वो कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई हैं उस समय भी। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं कि ये जो वर्ण या जाति सिस्टम है ये कैसे काम करता था। एक आइडियल सोसाइटी जो होती है वो समाज एक दूसरे से मिलजुल के रहता है, लेकिन उसके बाद भी समाज में बराबरी नहीं होती है। कुछ लोगों के पास बहुत वेल्थ या दौलत पैसा होता है, कुछ के पास शक्ति होती है, कोई राजा होता है तो कोई राजा नहीं होता है। सो ह्यूमन सोसाइटी इस तरीके से डिवाइड है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो समाज है वो कई जातियों में बटा हुआ है। पहला क्या है? वन कैटेगरी वाज द जाति, द ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ पीपल विद अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो किसी स्पेसिफिक काम से जुड़ा हुआ है। जैसे इसी को जाति कहा जाता है। जैसे स्किल्स इन एग्रीकल्चर, यानी कि जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती करते हैं, उनको किसान कहा जाता है। जो मेटलर्जी या मेटल का काम करते हैं, ये क्राफ्ट्स बनाते हैं, उनको अलग अलग जाति के नाम से जाना जाता है। फिर ये जातियां कई और सब जातिज में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कंसर्निंग मैरिज रिचुअल्स और फूड हैबिट्स, इनके ट्रेडिशंस भी अलग होते हैं, इनकी शादियां भी अलग तरीके से होती हैं, इनकी फूड हैबिट्स भी अलग होती है। अब इसके बाद वर्ण आता है। वर्ण क्या होता है स्टूडेंट? कि वर्ण 4 तरीके के होते हैं। ब्राह्मण वर इंगेज इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज। ब्राह्मण को क्या करते हैं? ये ज्ञान बांटते हैं या शिक्षा देते हैं। ठीक है, और रिचुअल्स यानी कि पूजा पाठ करवाते हैं। क्षत्रिय क्या करते हैं? ये रक्षा करते हैं अपने समाज की और अपनी भूमि की, लैंड की। युद्ध करते हैं। वैश्यास किस में इन्वॉल्व होते हैं? वैश्यास क्या करते हैं? ये बिजनेस करते हैं या ट्रेड करते हैं। ठीक है, या एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। और शूद्रास क्या करते हैं? शूद्रास इन तीनों की सेवा करते हैं। ये छोटे मोटे जो काम होते हैं वो लोग करते हैं या कारीगर होते हैं आपके। सो बेसिकली वर्णास 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। तो आप अपने समाज में देखिएगा कितने तरीके की जातियां हैं और कितने तरीके के वर्णास हैं। अब हमने कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली है जिसमें कुछ हमने एविडेंस मिले हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो ऑक्यूपेशंस के आधार पर या ट्रेड के आधार पर जातियों को किस तरीके से बांटा गया। For instance, a long drought or some natural calamity could force a community of farmers to migrate to a city and take up other occupations. जैसे अगर किसी जगह पर ड्राउट, ये सूखा पड़ जाता है या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जैसे भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, तो कुछ ब्राह्मण उस जगह से चले गए और वहां जाके उन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया, या कुछ ब्राह्मणों ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली, आर्मी ज्वाइन कर ली। तो ये सब जातियां बन गई। ठीक है स्टूडेंट, अब इन सब जातियों के बनने से भी समाज में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक, ये अलग अलग तरीके से जातियां बनती चली गई। ओके स्टूडेंट, अब समय के साथ साथ इस सब जाति को और भी कई जातियों में बंट गई है। वर्ण जाति सिस्टम had a deep impact on Indian society.
हमारे देश में ये जाति सिस्टम है ना स्टूडेंट, इसका बहुत प्रभाव है और लोग आज भी जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या वर्ण के नाम पर लड़ते रहते हैं आपस में। सो इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हमें ये याद रखना होगा कि ब्रिटिश रूलर ने हमारे देश को कई टुकड़ों में बांट दिया। अब यहाँ लेट अस आल्सो कीप इन माइंड दैट व्हाइल वर्ण जाति हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म एट वर्क इन इंडियन सोसाइटी, हालांकि ये वर्ण और जाति सिस्टम है, ये हमारे देश का बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम, जिससे हमारे देश में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। लेकिन आपको धर्म और जाति से ऊपर उठना है और सबसे पहले अपने देश के विकास के बारे में सोचना है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हमारा टॉपिक है वो डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन इंडिया, यानी कि विकास और कहाँ कहाँ हुआ और किस तरीके से हुआ। सो आप ईसा से भी अगर 1000 साल पहले देखेंगे तो जो रूट्स हैं, ट्रेड रूट्स, जैसे सिल्क रूट है, वहां से बिजनेस होता है, तीर्थ यात्री जाते हैं, मिलिट्री कैंपेन यानी कि आर्मी जाती है एक जगह से दूसरी जगह युद्ध करने पर, और लिटरेचर का भी बहुत विकास हुआ। उत्तर प्रथा एंड द दक्षिण प्रथा, मतलब उत्तर एरिया और दक्षिण एरिया, नॉर्थ वेस्ट एंड गंगा प्लेन्स, ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पर एक कौशाम्बी जगह है जो अभी प्रयागराज इलाहाबाद जिसको कहा जाता है, वो एक जगह है कौशाम्बी। उस टाइम पे ये कैपिटल थी, किसकी कैपिटल थी स्टूडेंट? ये कैपिटल था महाजनपदा का है, ठीक है, जो विंध्या रेंज में है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि कई सारे अंपायर यहाँ पर विकसित हुए। मैनी लेटरल रोड्स आल्सो कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इसी रूट से इस देश के कई सारे भाग जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस या ट्रेड बहुत अच्छा होता था। इन द ईस्टर्न रीजन मेजर सिटीज इमर्ज, ईस्टर्न एरिया में कई सारे शहर इमर्ज हुए या उभरे या बने। शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ कहाँ है? अभी भुवनेश्वर में। ये कलिंगा की राजधानी थी। कलिंगा के बारे में हमने पढ़ा है कि कलिंगा अभी कहाँ है? उड़ीसा। प्रेजेंट नेम क्या है कलिंगा का? उड़ीसा है, ठीक है स्टूडेंट। इन द सब कॉन्टिनेंट सदर्न रीजन सिटीज बिगिन इमर्जिंग फ्रॉम अबाउट 400 BCE, यानी कि ईसा से भी 400 साल पहले कई सारे एरिया डेवलप हुए, कई सारे रीजन डेवलप हुए, और जिनके हमें एविडेंस अभी तक मिलते हैं। अब कौन कौन से रीजन है? चोलास, चेरास, पांड्यास, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो हमारे देश का विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ, आप इस इमेज में देखिएगा। जैसे ये शंख है, ये पत्थर है, ये प्रेशियस स्टोन्स हैं जिनका ट्रेड हम करते थे, जिनके हम बिजनेस करते थे। सो ये सब हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन में मिले हैं। ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, बहुत कीमती पत्थर होते हैं ये। गोल्ड हमें मिला है, स्पाइसेस यानी मसालों के एविडेंस हमें मिले हैं। ईसा से 300 और 200 BCE, ये जो एंटायर सब कॉन्टिनेंट है ना स्टूडेंट, ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर ये सब इंटरकनेक्टेड था, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर गुड्स एंड कल्चरल ट्रेवल फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी कि ट्रेड होता था और कई सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, यहाँ बिजनेस होता था। इसी टाइम पे महाजनपदा भी था और महाजनपद भी डेवलप कर रहा था। सो बिफोर वी मूव ऑन, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? हमने इस चैप्टर में सीखा कि लग ईसा से 2000 साल पहले नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में जनपद था, जिन कई जनपद को मिलाकर एक महाजनपद बनता था। इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन थी, सभा और समिति, जो डिसीजन लेती थी। ठीक है, ये गंगा रीजन के किनारे बसा हुआ था। साथ ही साथ इस टाइम पर रोड कनेक्शन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सड़कें बनाई थी वो बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड थी, फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। सो यहाँ के जो लोग थे, पीपल, गुड्स, आइडियाज एंड टीचिंग्स ट्रेवल अलोंग ऑल दोज रोड्स, यानी कि इन सड़कों से बिजनेस होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ट्रेवल करते थे। तो स्टूडेंट, हमारा ये चैप्टर यहाँ एंड होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।